हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने सीमांत लागत और अंतर लागत में समानताएं और असमानताएं डिस्कस की थी, और उसके बाद परिवर्तनशीलता के आधार पर लागतों का वर्गीकरण डिस्कस किया था, जिसे अपन लागतों को 3 भागों में बांटा था: स्थायी उपरिव्यय, परिवर्तनशील उपरिव्यय और अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय। आज अपन अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों का स्थिर और परिवर्तनशील उपरिव्ययों में विभाजन किस प्रकार से करते हैं, वे कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों को स्थिर और परिवर्तनशील में विभाजित किया जाता है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों का स्थिर एवं परिवर्तनशील उपरिव्ययों में विभाजन, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सीमांत लागत विश्लेषण कुल लागत को परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत 2 वर्गों में विभाजित करने का काम करता है। इसलिए अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों को पुनः अपन को स्थिर और परिवर्तनशील उपरिव्ययों में विभाजित करना आवश्यक है। अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों में कुछ भाग स्थिर उपरिव्ययों का होता है, जबकि कुछ भाग परिवर्तनशील उपरिव्ययों का होता है, जो कि उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। इनके विभाजन की प्रमुख विधियां अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली है विश्लेषणात्मक पद्धति, या जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान पद्धति, एनालिटिकल मेथड और डायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड। एनालिटिकल मेथड या डायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड, यह बहुत ही सरल विधि है। इसमें विश्लेषण करने वाला व्यक्ति उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर कुल लागत में होने वाले परिवर्तनों और लागत की प्रत्येक मद में होने वाले परिवर्तन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके अर्ध परिवर्तनशील व्ययों के स्थिर और परिवर्तनशील भाग को अलग अलग करता है। इस विधि में परिणामों की शुद्धता विश्लेषक की योग्यता, अनुभव और तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करती है। इसके बाद दूसरी विधि है क्रियाशीलता स्तर पद्धति, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। इस मेथड में भी भिन्न भिन्न प्रकार के 2 क्रियाशील स्तरों पर उत्पादन तथा खर्चों में होने वाले अर्ध परिवर्तनशील व्ययों की तुलना करके प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत ज्ञात की जाती है। क्योंकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर भी स्थिर व्यय तो स्थिर ही रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते, इसलिए उत्पादन में वृद्धि होने पर जो व्ययों में वृद्धि होगी वो केवल परिवर्तनशील उपरिव्ययों में होगी। इसलिए उत्पादन में वृद्धि होने पर व्ययों में होने वाली वृद्धि वास्तव में उन बढ़ाई गई इकाइयों की परिवर्तनशील लागत ही होगी। इसलिए परिवर्तनशील व्यय प्रति इकाई समान दर से बढ़ते हैं। इसलिए एक सूत्र है जिससे परिवर्तनशील व्ययों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वो सूत्र है वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट बराबर चेंज इन अमाउंट ऑफ ओवरहेड अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इसको एक अपन उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो कि जनवरी महीने में 60 इकाइयां उत्पादित हुई और 130 रुपये खर्च हुए। अब मान लो फरवरी में 40 इकाइयां ही उत्पादित हुई और खर्च हुआ 110 रुपये। तो बताओ वेरिएबल ओवरहेड कितना है और फिक्स ओवरहेड कितना है। तो हमारा फॉर्मूला है चेंज इन अमाउंट ऑफ ओवरहेड अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट। मैंने आपको कहा कि पहले 60 इकाइयां जनवरी में उत्पादित हुई तो खर्चा लगा 130, फरवरी में 40 इकाइयां उत्पादित हुई तो खर्चा लगा 110। तो वेरिएबल
सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो 130 और 110 दिया हुआ है, तो इनमें वेरिएशन कितना हुआ? 20 रुपये का। और इकाइयों में वेरिएशन कितना हुआ? वही 40 और 60, 20 रुपये का। तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट बराबर ₹20 अपॉन यूनिट्स 20, तो 1 रुपया प्रति इकाई। इसी में मान लो अब आगे बढ़ जाएं कि फरवरी में तो 40 इकाइयाँ बनी और 110 रुपये खर्च हुआ, और मार्च में 80 इकाइयाँ बनी और 150 रुपये खर्च हुआ। तो वेरिएबल ओवरहेड कैसे होगा? तो अब देखो 110 से हुए खर्चे 150, तो 40 रुपये, और उधर आपके 40 से इकाइयाँ हुई 80, तो 40 रुपये, तो 40/40 मीन्स 1 रुपया प्रति इकाई। तो अब देखो 1 रुपया प्रति इकाई वेरिएबल ओवरहेड है। तो अब तीनों ही लेवल पे देख लो, 60 रुपये में दी 1 रुपया वेरिएबल है, तो 60 रुपये वेरिएबल, तो स्थिर कितने हुए? 130 माइनस 60, 70 रुपये। इसी तरह 40 में 110 है, तो 110 माइनस 40, वो भी 70। 80 में 150 रुपये है, तो 150 माइनस 80, क्यों 1 रुपये है, तो 70। तो फिक्स ओवरहेड वो के वो 70 आएंगे। इस प्रकार परिवर्तनशील ऊपरी व्यय प्रति इकाई स्थिर रहा, और स्थिर व्यय प्रति माह रुपयों में स्थिर रहा। तो ये हो गई दूसरी विधि, जिसको अपन क्रियाशीलता स्तर पद्धति कहते हैं, एक्टिविटी लेवल मेथड। इसके बाद तीसरी है ऊंच नीच पद्धति या क्षेत्र पद्धति, हाई लो मेथड और रेंज मेथड। इस मेथड को विलियम्स पद्धति भी कहते हैं, विलियम्स। इस विधि में भी क्रियाशीलता स्तर पद्धति की तरह दो क्रियाशीलता स्तरों के उत्पादन और व्ययों की तुलना करते हैं। जो क्रियाशीलता स्तर पद्धति थी या स्थिर विधि थी, कोई भी दो स्तरों की सूचनाओं का उपयोग अपन कर सकते थे, जबकि इस विधि में सबसे न्यूनतम और अधिकतम उत्पादन स्तर की सूचना का ही प्रयोग करेंगे, मतलब हाईएस्ट वाली और मिनिमम वाली करेंगे, बीच वाली नहीं। तो जैसे वहाँ अपन ने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 लिया, तो यहाँ अपन डायरेक्ट जनवरी और मार्च की करेंगे, फरवरी बीच में नहीं आएगी। तो फॉर्मूला वही होगा, चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जनवरी में थे 60 और मार्च में थे 80 आउटपुट, और खर्चा लगा था 130 और 150। तो 150 में से 130 घटाए तो 20, 80 में 60 घटाए तो 20, तो वेरिएबल कॉस्ट प्रति इकाई वही 1 रुपया आ गई, और स्थिर लागत 70 रुपये आ गई। अब चौथी विधि है स्थगन लागत पद्धति, स्टैंड बाई कॉस्ट मेथड। इस विधि में भी एक मान्यता है कि स्थिर व्ययों का उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता, तथा उत्पादन शून्य होने पर भी वे खर्चे तो लगते रहते हैं। अगर उत्पादन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है, तो उस दशा में भी वे कौन कौन से व्यय हैं जो जारी रहेंगे? ये जारी रहने वाले व्यय स्थिर व्यय होते। स्थिर व्यय ज्ञात हो जाते हैं तो उसके बाद कुल परिवर्तनशील व्यय ज्ञात किए जा सकते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत उत्पादन न होने पर भी जारी रहने वाले व्ययों को सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाता है, और इसमें यदि सावधानी पूर्वक उनका अध्ययन नहीं किया जाए तो परिणामों में शुद्धता संदिग्ध हो जाती है। पांचवा मेथड है विक्षेप चित्र विधि, सेक्टर ग्राफ मेथड। यह विधि सांख्यिकी की जो कोरिलेशन, सहसंबंध मान्यता पर आधारित होने के कारण इसे सहसंबंध पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में विभिन्न उत्पादन स्तरों पर
अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्ययों को ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। उत्पादन के आंकड़ों को एक्स एक्सिस पर और खर्चों को या ऊपरी व्ययों की राशि को वाई एक्सिस पर दर्शाते हैं। दृष्टि निरीक्षण द्वारा इन अंकित बिंदुओं को मिलाया जाता है। उसके बाद इन बिंदुओं के मध्य एक सीधी रेखा इस प्रकार खींची जाती है ताकि इस रेखा के ऊपर और नीचे बराबर बराबर बिंदु हो जाएं। तो रेखा खींचते समय बहुत दूर के बिंदुओं को असाधारण मानते हुए उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और इस रेखा को सर्वोपयुक्त रेखा लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं। ये सर्वोपयुक्त रेखा ही कुल लागत रेखा है तथा यह रेखा वाई एक्सिस को जिस बिंदु पर टच करती है, काटती है, वह स्थिर लागत है, जिसे एक्स एक्सिस के समानांतर रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। इसके तथा कुल लागत रेखा के मध्य का अंतर परिवर्तनशील लागत होता है। मतलब कुल लागत रेखा और स्थिर लागत रेखा के बीच का अंतर परिवर्तनशील लागत हो। सर्वोपयुक्त रेखा या लाइन ऑफ बेस्ट फिट कुल लागत दर्शाती है तथा यह जहां ओ वाई एक्स को काटती है वह स्थिर लागत की राशि दर्शाती है। और अब लास्ट आएगी न्यूनतम वर्ग पद्धति, लिस्ट स्क्वायर मेथड। यह विधि सहसंबंध विधि का ही संशोधित रूप है। सहसंबंध या विक्षेप रेखा चित्र विधि में दृष्टि निरीक्षण से ही प्रवृत्ति रेखा या ट्रेंड लाइन जिसको बोलते हैं या सर्वोपयुक्त रेखा लाइन ऑफ बेस्ट फिट खींच दी जाती है, जिससे उनमें कुछ त्रुटि रह जाने की संभावना रहती है। न्यूनतम वर्ग विधि में वैज्ञानिक आधार पर सांख्यिकी विधि अपनाकर स्थिर और परिवर्तनशील व्ययों का विभाजन किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन को x और अर्ध परिवर्तनशील व्ययों को y मान लिया जाता है। x तथा y के चर मूल्यों को अलग अलग योग करके समेशन x और समेशन y ज्ञात कर लिए जाते हैं। x के प्रत्येक चर मूल्य का अलग अलग वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर ज्ञात करके उसका योग समेशन एक्स स्क्वायर ज्ञात कर लिया जाता है और प्रत्येक x के मूल्य को उसके सामने लिखे y के मूल्य से गुणा करके एक्स वाई ज्ञात करके उसका योग समेशन एक्स वाई ज्ञात किया जाता है। यह सभी गणनाएं कर लेने के बाद एक सूत्र का प्रयोग प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर व्यय ज्ञात करने में किया जाता है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बराबर होता है समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन ब्रैकेट में समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। इस सब के नीचे होल अपॉन ब्रैकेट में समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट में एक्स समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इससे निकल जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। और इसी तरह से फिक्स कॉस्ट के लिए फॉर्मूला है ब्रैकेट में समेशन वाई अपॉन एन माइनस मतलब ब्रैकेट में समेशन वाई अपॉन एन ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट में वेरिएबल कॉस्ट इनटू समेशन एक्स अपॉन एन ब्रैकेट बंद। इस तरह से ये जो अर्ध परिवर्तनशील लागतें हैं उनको अपन स्थिर और परिवर्तनशील में किस प्रकार से विभाजित करते हैं उसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। अब अपन सीमांत लागत विवरण मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे।